इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ। तो व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकेंड। हाँ, हमने उसमें एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। एम्पियर्स लॉ क्या था? The line integral of magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times current enclosed by that closed loop। याद है हमने एम्पियर्स लॉ किया हुआ था, जैसे एम्पियर्स लॉ। ठीक है, करंट इंक्लोज्ड। नो, मैक्सवेल ने इसका मॉडिफिकेशन किया, ये एम्पियर्स लॉ है। ठीक है, मैक्सवेल मॉडिफिकेशन। तो मैक्सवेल नेम ऑफ पर्सन, ही वाज अ मैथमेटिशियन। ठीक है, उसने इसका मॉडिफिकेशन किया। तो मैक्सवेल्स, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो मैक्सवेल ने इसको मॉडिफिकेशन किया। कैसे मॉडिफिकेशन किया? जैसे हियर आपको शायद मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि साइंटिस्ट के लिए एक पजल था कि जब वो कैपेसिटर को चार्ज करते थे, साइंटिस्ट के लिए एक पजल था, मैं पहले बता चुका हूं इसको, कि जब वो कैपेसिटर को चार्ज करते थे तो उनको एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि ये करंट जो है गैप में कैसे फ्लो कर जाता है। करंट जो है वो गैप में कैसे फ्लो करता है। जैसे इट्स अ कैपेसिटर, तो यहां पे तो चलो कन्वेंशनल करंट था। ठीक है, यहां भी चलो कन्वेंशनल करंट आ रहा है, बट व्हाट अबाउट गैप? गैप में करंट कैसे फ्लो कर सकता है? बट करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। आर यू गेटिंग? सो मैंने आपको शायद बताया भी था कि करंट फ्लो करने का मतलब उनके लिए पजल रहा कि हाउ करंट फ्लोज इन द गैप। अगर आप बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं अक्रॉस द 2 प्लेट्स और करंट ऐसे फ्लो करने लगता है, तो उन्हें बताया कि करंट फ्लो कैसे करता है, दैट वन। तो जस्ट हियर, तो मैं शायद बता चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, कि मैक्सवेल ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये जैसे सपोज कर लो ये दिस वन, जस्ट अ मिनट। हाँ, सपोज कर लो अगर ये प्लस होता है तो फिर ये माइनस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Left hand side become more and more positive with time, and right hand side become more and more negative with time. So electric field between the plates goes on increasing. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इंक्रीज करता जाता है between the plates। जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बिटवीन जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है। तो उसने हमको रीजन बताया कि जस्ट हियर व्हाई करंट फ्लोज इन द गैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बिटवीन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग बिटवीन द प्लेट्स ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। During charging of capacitors, charging of capacitor, one plate become more and more positive with time. One plate becomes more positive with time, and other plate become more negative with time, and other plate becomes more negative with time, more negative with time,
Hence electric field between the plates, as electric field between the plates, field between plates increases with time, increases, or you can say changing with time, that is electric field is a function of time, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होने लगती है। तो दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू करंट। दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू गिव्स करंट, and that current called डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक्चुअली उन्होंने क्या बताया कि जो गैप में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से फ्लो कर रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। जस्ट हियर, जस्ट अ मिनट, जो गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फ्लो कर रही है, वो किसकी वजह से फ्लो कर रही है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज आईडी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। और आपको मालूम है, जब when current is allowed to pass through wire, magnetic field is produced in the surrounding region। तो यहां पे भी जस्ट अ सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, होल्ड ऑन। अच्छा, हाँ हाँ, नाउ दिस वन, तो उसने मॉडिफाई कर दिया, मतलब अब उसने एक करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट को भी ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। मॉडिफिकेशन करना है, दिस इज मॉडिफिकेशन, रिमेंबर। अच्छा अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट के डेरिवेशन पे नहीं जाना, फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कर लेना, यू टू लर्न इट। नाउ मैक्सवेल ने हमको 4 इक्वेशंस दिया। मैक्सवेल 4 इक्वेशंस, ये बहुत ही मतलब कहते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ये समराइज कर देता है 4 इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली जस्ट हियर, तो कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? हो गया मॉडिफिकेशन तक? यस सर। अच्छा, he gave 4 equations। नंबर 1 आपको मालूम है, दैट इज आपने पढ़ा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, याद है? हमें पढ़ा था, दैट इज ई डॉट डी ए, क्या था? दैट इज ई डॉट डी ए, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था बेटा? ई डॉट डी ए, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ याद है? टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, दिस इज नंबर 1। तो नंबर टू आपका दैट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन समझा देते हैं। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ई की जगह बेटा बी हो जाएगा। ये हमेशा 0 रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में 0 हो जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? बिकॉज मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप।
ठीक है, ये जीरो क्यों होता है? बिकॉज magnetic field always form a closed loop. Magnetic field lines always form a closed loop. वो हमेशा एक लूप बनाते हैं. मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता. मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. अगर यूनिवर्स में नॉर्थ पोल है तो उसका साउथ पोल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जरूर होगा. तो एक्चुअली सपोज कर लो, अगर कोई मैग्नेट में लेता हूं, समझाने के लिए थोड़ा सा ले रहा हूं, ठीक है, जरूरत तो नहीं है बट समझाने के लिए ले रहा हूं. सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट फॉर फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंटर्स इनटू साउथ पोल. ऐसे रहता है ना बेटा, इस तरह से टाइप से. ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस लेते हो ना बेटा, अगर यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस लेते हो ना, इफ यू टेक अ गॉसियन सरफेस, तो आंसर जीरो आता है. क्यों? क्योंकि जितनी लाइन एंटर होती है उतनी एग्जिट कर जाती है, इसलिए हमेशा जीरो ही रहता है. तो why it is zero? Because number of magnetic lines entering is equal to number of magnetic lines leaving. तो नंबर तो ये जीरो क्यों होता है? It is always zero because अगर Gaussian surface, because number of lines entering the Gaussian surface is equal to number of lines leaving. Number of lines entering is equal to number of lines leaving. तो नेट फिर जो फ्लक्स होता है उसके थ्रू जीरो ही हो जाता है. तो सेकेंड लॉ गॉस लॉ मैग्नेटिज्म होता है. फर्स्ट गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग कितने एप्लीकेशन किए थे. आर गेटिंग बोथ द इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल. थर्ड आपने नहीं पढ़ा है. थर्ड को क्या बोलते हैं? दैट इज थर्ड इज थर्ड को क्या बोलेंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये क्या है? ये भी नहीं पढ़ा है आपने. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन ये थोड़ा नया सा है. ये क्या बताता है? देखो ध्यान से. ये बता, ये फर्स्ट हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई. नो थर्ड. थर्ड क्या होगा कि जस्ट ये, हाँ, E dot dl is equal to minus d phi b, b for magnetic field upon dt. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन? तो मैं समझा रहा हूं. थर्ड वन, सपोज कर लो यहाँ पे तुम एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और वो इस रीजन हम ले लेते हैं, छोटा सा एक रीजन ले लेते हैं. लेट्स से आई एम टेकिंग दिस रीजन. अच्छा, इस रीजन में आपने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाया. इट इज गोइंग इनटू द पेज. बट इट इज नॉट, इट इज चेंजिंग. ये चेंज हो रहा है, चेंजिंग विद टाइम. मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज चेंजिंग विद टाइम. तो ऐसा देखा गया कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. आप कहेंगे सर ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? लूप बना रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड लूप किधर बनाती है? क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लूप बनाती थी क्या? नहीं. इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है. ये लूप बनाती है. मेरी मेरी आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था वो अलग था.
वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो प्लस से स्टार्ट होता था, माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाता था, वो लूप थोड़ी ना बनाता था। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लूप बनाती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस मतलब थी नहीं, वो प्रोड्यूस होगी एकदम से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे तो कुछ नई बात समझ में आ गई, इसका मतलब हमको रिजल्ट क्या मिल गया? रिजल्ट ये मिल गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्ट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है वो। तो वहां पे लूप नहीं बनाता था कभी, यहाँ पे लूप बना लेता है, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है। तो इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है, दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। Are you getting this one? Third law, Faraday's law of electromagnetism. ठीक है, and the fourth law of electromagnetism, the last one, that is Ampere's law. वो तो आपको सबको मालूम है, that is Ampere's एम्पियर। अब मैक्सवेल लॉ भी लगा देंगे क्योंकि उसने मॉडिफाई भी कर दिया। मैक्सवेल्स लॉ वो तो आपको सीधे मालूम है कि उसने डिस्प्लेसमेंट करंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, दैट इज B डॉट dl is equal to mu naught times total current enclosed by that closed loop plus displacement current also। ठीक है, ये चार इक्वेशन देखो, ये चार इक्वेशन में आपने सिर्फ दो पढ़ी है, कौन सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट पढ़ी है, गॉस लॉ वाला पढ़ा है आपने, फोर्थ भी पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ भी पढ़ा है, मॉडिफिकेशन वाला नहीं पढ़ा है आपने। ठीक है, लेकिन ये दो आपने नहीं पढ़ा था, ये दोनों समझ में आया, सेकंड और थर्ड वाली। Yes, sir. अच्छा, ये ध्यान रखना, मैक्सवेल ने चार इक्वेशन बनाई थी, ऐसा बोलते हैं। मैक्सवेल एक्चुअली इज नॉट, वो मतलब फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के मतलब साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक्चुअली मैथमेटिशियन थे। तो मैथमेटिशियन मतलब ही नोज लॉट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ऑल दीस थिंग, कैलकुलस वगैरह बहुत आता था उनको। तो उन्होंने चार इक्वेशन, उन्होंने ये बताया कि ये चार इक्वेशन से आप पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने इसको प्रूव भी किया मैथमेटिकली। ठीक है, so very important theorem, sometimes they ask in MCQs of these things, so note down this Maxwell four equations. Boys and girls, my target is to complete your syllabus in up to before मतलब अक्टूबर से पहले मैं क्वेश्चन आपको खत्म करना चाहता हूँ, ताकि आपको 3-4-5 महीना पढ़ने के लिए मिल जाए, 6-7 महीना पढ़ने के लिए मिल जाए। यू कैन रिपीट, आपको 11th भी रिवाइज करना पड़ेगा। 11th का रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, नीट एंड जेईई स्टूडेंट 11th रिवाइज कर रहे हैं ना धीरे धीरे बीच में? Yes, sir. याद रखो, अगर 11th रिवाइज नहीं कर पाओगे तो बाद में फिर आप नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ टाइम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ही टाइम होता है जब आप 11th रिवाइज करते हैं, क्योंकि फिर आपको चांस नहीं मिल पाएगा, मौका नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह आ जाता है, फिर आप नहीं कर पाते हैं।
तो जिसको भी रिवीजन स्टार्ट करना है 11th का, रिवाइज अब हर महीने ना 2-2 3-3 चैप्टर लेके रिवाइज करते रहो व्हेनेवर यू विल गेट टाइम, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। एंड आई विल कंप्लीट दिस वन बिफोर दिवाली। मैं कोशिश करूंगा 15 अक्टूबर तक खत्म कर दूं, दशहरा से पहले। सर पूरा सिलेबस? पूरा सिलेबस। एक्चुअली मेन हर्डल निकल गया ना, बस 2 ही चैप्टर तुम्हारे बड़े बाकी हैं। कौन से? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। बाकी सब तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, एटम, न्यूक्लिया है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है। मेन 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट ओनली, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। Once you complete, inform me, so I will scroll it and start teaching. Sir, please scroll down. अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल नॉट करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय। Done, sir. ओके, नाउ अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Sir, please wait. हाँ, ओके। Done, sir. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पहले से आपको आइडिया है, कुछ नया नहीं है। इट इज नोन टू यू बेसिकली, आपको मालूम है, ठीक है, कि पहले क्या आता था, दैट इज गैमा रेज। गैमा रेज के बाद एक्स रेज, ये इट इज नोन टू यू। देन अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सब मालूम है आपको, अल्ट्रा वायलेट रेज। देन लाइट रेज, लाइट रेज मतलब वेव ग्योर। देन लाइट रेज के बाद क्या होता है, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। देन माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। और भी वेव्स होती हैं जैसे कॉस्मिक रेज वगैरह, बट इसको इंक्लूड नहीं किया, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? सो आपको मालूम है कि दीज आर द 7 वेव्स। ओके, आपको ये भी मालूम है कि इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू न्यू। पढ़ा है फॉर्मूला? पढ़ा है फॉर्मूला कि नहीं, एनर्जी H इंटू न्यू।
तो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, बट वेवलेंथ अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, वेवलेंथ रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ता है, ध्यान रखना, इट इंक्रीजेस, वेवलेंथ इधर बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी उधर जाता है, ठीक है, इधर इंक्रीज होता है, ये एरो शो कर रहा है इंक्रीजिंग, और ये एनर्जी है, गामा रेज आर हाईली एनर्जेटिक, और जैसे जैसे आप लाइट को क्रॉस करते हैं एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है, बट वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो दीज आर द 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अच्छा, नाउ लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअली हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, और इनका जो स्पीड होता है आपको मालूम है, स्पीड जो होता है दैट इज स्पीड इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कुछ नया नहीं है, आपको बहुत पहले से आप जानते हैं, इन वैक्यूम, ठीक है। मीडियम में जाता है तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है, बट मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिना मीडियम के भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इट क्लियर? ओके, so these are the 7 electromagnetic waves, okay. Now what is the structure? इसका structure कैसा होता है? Actually ये sinusoidal structure होता है इनका, just see the structure of electromagnetic wave. मैं बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा नहीं लिखूंगा, मैं EMW लिख दूंगा, EMW, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। EMW का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इज इट क्लियर? ओके, Now, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, जैसे हियर, कैन आई स्क्रॉल इट डाउन? हो गया, ये आपने लिख लिया ना? Yes. H मतलब आपको मालूम होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैसे H की वैल्यू क्या होती है बॉयज एंड गर्ल्स? क्या होता है बच्चा? H का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? क्या होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Sir, 6.626. 10 raised to -34 बच्चा, ठीक है, जूल इंटू सेकंड, ध्यान रखना है सब चीजों को, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए, structure of electromagnetic waves, see here, this one here, suppose ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, तो मैक्सवेल ने हमको एक बात बताया कि उसने बताया क्या, मतलब प्रिडिक्शन किया। एक्चुअली मैक्सवेल ने पहले बता दिया था, डिस्कवरी बाद में हुई, ये बात ध्यान रखना कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया पहले, उसकी थ्योरी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद लोगों ने डिस्कवरी स्टार्ट किया और फिर डिस्कवर किया, ओके। तो उसने हमको स्ट्रक्चर बताया, उसने हमको एक बात बताया क्या, कि जस्ट हियर उसने हमको बताया कि अगर सपोज कर लो कोई चार्ज है और ये ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज इज ऑसिलेटिंग चार्ज है, तो उसने बताया कि अगर किसी चार्ज को हम ऑसिलेट कर दें कैसे भी, तो होता क्या है, ये ऑसिलेटिंग, अगर कोई चार्ज होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो जब चार्ज इधर उधर भागेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार अपनी जगह चेंज करेगी, बार बार हर जगह पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लगेगी, चार्ज इज ऑसिलेटिंग नॉट फिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम चार्ज को रोक देते ना, एक जगह फिक्स कर देते, लेकिन चार्ज अगर ऑसिलेट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करेगी इधर उधर। तो उसने क्या बताया, ऑसिलेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस व्हाट, इट कैन प्रोड्यूस magnetic field, sorry, it can produce changing electric field. This changing electric field give rise to changing magnetic field. This changing magnetic field give rise to changing electric field, and this process continues.
मतलब उसने हमको नई बात क्या बताया कि अगर तुम किसी चार्ज को ऑसिलेट कर दो एनी हाउ प्रिडिक्शन, तो वो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में चेंज होने लगेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, एंड दे कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बनाने लगेंगे।